आईआईएम अहमदाबाद के सानिध्य में आयोजित हेल्थ केयर समिट में आज उपस्थित आईआईएम के चेयरमैन और हमारे मित्र श्री पंकज भाई पटेल जी, श्री डॉक्टर भारत भास्कर जी, मनीष गुप्ता जी, सभी उपस्थित एलुमनाई, स्टूडेंट भाई एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं इस समिट को अभिनंदन करना चाहूँगा और ख़ास करके स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और सेंटर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिन्होंने इस समिट का आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि इस समिट में जो आपने विषय रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ मिसिंग पेशेंट के लिए डिस्कशन करेंगे, डिजिटल हेल्थ के लिए डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे, सैनिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये विषय वर्तमान समय के अनुरूप है, नहीं केवल भारत के लिए लेकिन सारी दुनिया की जो मांग है या तो वर्तमान स्थिति में जिसकी आवश्यकता है, ऐसे विषय पर आप इस समिट में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन और डेलिब्रेशन इस समस्या का समाधान के लिए आवश्यक होता है और इसलिए इस समिट में जिस विषय पर डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, उसका जो आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट नहीं केवल देश के लिए लेकिन दुनिया के लिए उपयोगी होगा। उसमें हम सब लोगों ने देखा, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है लास्ट 3-4 साल से जिसके बारे में सबसे ज़्यादा, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हो रहा है। हम सब लोगों ने हमारी क्या कमी है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, पेंडेमिक ने हमें बता दिया और यही क्राइसिस ने हमने हेल्थ सेक्टर के लिए रीथिंकिंग के लिए हमें सूचित किया है, रीप्लानिंग करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रेरित किया है और हेल्थ सेक्टर में रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सोचने के लिए दिशा निर्देश इस घटना से हमें मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि जहाँ हम थे वहाँ क्या क्या कमियाँ हैं हमें सामान्यतः नहीं दिखाई देता, लेकिन इस क्राइसिस ने हमें दिखाया। कोविड के दरमियान जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ, ये परिस्थिति का समाधान मुझे पता है। उस वक्त मैं सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया जब मेरे से बात करती थी तो उसके मन में था कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके मन में क्वेश्चंस था क्योंकि वो मानते थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ही मजबूत है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कोविड मैनेज किया, जिस तरह से इंडिया में अपनी ट्रेडिशनल क्षमताओं के आधार पर उसका समाधान ढूंढा, दोस्तों दुनिया कोविड मैनेजमेंट करने में हमसे पीछे छूट गई। और कोविड क्राइसिस के बाद जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया और दुनिया के कई लोगों से मुझे मिलना हुआ, दोस्तों मुझे खुशी तब हुई बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट ली थी। समय तो ऐसा था कि मैं 4 टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया और जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौतरा है, वहाँ
दुनिया के सभी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी रिप्रेजेंट करती है, दुनिया के सभी देश अपने डेलीगेशन भेजते हैं, दुनिया के सारा मीडिया होता है। और जब हम जाते थे तो पहले इंडिया की ओर से हम अपॉइंटमेंट मांगते थे, कई लोगों की मिलती थी, कई लोगों की नहीं मिलती थी, ऐसा होता था। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दाओस में मैं गया, मैंने केवल 3 मेल करना पड़ा, बाकी मेरा 52 एंगेजमेंट में 48 एंगेजमेंट के लिए किसी की रिक्वेस्ट आई थी। दूसरा दोस्तों, बिल गेट्स को मेरी मीटिंग हुई और उसको मिलने का अवसर मिला। हम भारतीय लोग हैं, किसी को मिलते हैं, कोई हमारे घर पे मिलने के लिए आते हैं, हमको जब मिलने के लिए आते हैं स्वाभाविक तौर पर हम खड़े होते हैं, गेट तक उसको लेने के लिए जाते हैं। मैं खड़ा होके बिल गेट्स को लेने के लिए गया, हैंडशेक किया और उसका फर्स्ट सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों, इंडिया कर सकता है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं कमी है। ये देश सामर्थ्यवान देश है। सवाल इतना ही है कि इकोसिस्टम क्रिएट करना, यहाँ बैठे हुए जैसे युवा स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, उसकी आंखों में जो स्वप्न है उसको पहचानना और उसके लिए दिशा को ओपन करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दोस्तों, क्या अभी ही 2014 के बाद ही ये देश के युवाओं में क्षमता आ गई, यहाँ स्टार्टअप होने लगे? जी नहीं, पहले भी क्षमता थी, लेकिन 1000 स्टार्टअप 2014 के पहले था। आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप इंडिया में है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। एक क्या 9 साल में क्यों हो गया? दोस्तों, 9 साल में इसलिए हो गया, मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी दी, मोदी जी ने सेक्टर को पहचाना। जुगाड़ करने की क्षमता हमारा में है, लेकिन उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में लाने की आवश्यकता थी। यही आवश्यकता को पूर्तता करने की कोशिश की तो हमारे देश के युवा लोग स्टार्टअप करने लगे। बट जब आप कोई विषय को ढूंढते हैं या तो कोई विषय को आइडेंटिफाई करते हैं, आवश्यकता होती है टोटल अप्रोच से देखना। मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है, हम कभी त्रुटक नहीं सोचते हैं, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। हम स्टार्टअप की बात करें तो जब स्टार्टअप की बात करें तो स्थिति क्या थी मुझे पता है। यह स्थिति थी कि देश में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करना है तो ऐसी कठिन स्थिति थी, और पब्लिक सेक्टर के अलावा, पब्लिक सेक्टर पीएसयू के अलावा प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान किया जाता था कि आपको मेडिसिन सप्लाई करनी है तो कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी में गवर्नमेंट में 5 साल तक आप लोगों ने सप्लाई की हो तो आप टेंडर कोट कर सकते हो। तो जिन्होंने पहली बार सप्लाई करना स्टार्ट करना है वो तो कभी सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो स्थिति केवल गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति मर्यादित थी। हमने सोचा कि स्टार्टअप को हमें मदद करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, तो क्या करना चाहिए? तो हमने स्पेशल प्रावधान रखा कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी स्टार्टअप को प्रायोरिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, और उस वक्त उसको पूछना नहीं है कि आपने कितने साल मैन्युफैक्चरिंग किया, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया। जी नहीं, क्वालिटी एश्योर करो, सप्लाई करो, ताकि हमारे स्टार्टअप आगे बढ़ने लगे और 1 लाख से अधिक पहुंच गए। दोस्तों, टोटल अप्रोच के साथ जब काम करते हैं, पहले क्या होता था, हेल्थ सेक्टर है तो कोई डिमांड आ गई और लोग क्या सोचते हैं, कोविड क्राइसिस आई, चलो हॉस्पिटल चालू कर दो, नए डिस्पेंसरी चालू कर दो। नए डिस्पेंसरी, नई हॉस्पिटल आप चालू करते हैं तब आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर्स। तो देश में डॉक्टर्स नहीं है, पंकज भाई बोल रहे थे कि डॉक्टर्स नहीं है, तो डॉक्टर्स की कमी को भी पूरी करनी है, हेल्थ को एक्सेसिबल बनानी है, यानी कि आपको रूरल एरिया तक हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी है, टर्सरी केयर हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी है। ये सब सारी इकोसिस्टम के लिए आप सोचेंगे तब आप एक हेल्थ सिस्टम को बना पाएंगे। तो हमने पहले केवल 9 साल में, आप सोच सकते हो आज़ादी के बाद
2014 के पहले देश में MBBS की सीट केवल थी 52,000। आज 9 साल में 1,07,000 MBBS की सीट है। दिस ईयर वी हैव गिवन टू अप्रूवल ऑफ 54 न्यू मेडिकल कॉलेज। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि जिसको सेवा भाव है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसके पास हॉस्पिटल है 300 बेड, 400 बेड, 500 बेड, मैंने स्वयं देश के सबसे बड़ी हॉस्पिटल को बुलाई, उसके साथ मीटिंग किया। मैंने सत्य साई बाबा वाले को बुलाया, मैंने अमृतानंदमयी माता संस्थान को बुलाया। ऐसे कई संस्थान हैं जो सेवा भाव से बहुत बड़ी हॉस्पिटल चलाते हैं। मैंने कहा कि क्यों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, क्यों आप मेडिकल कॉलेज चालू नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी गवर्नमेंट की सिस्टम ही इतनी कठिन है, हम ऐसा लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। पंकज भाई को भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सरकार के लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों कहने की नौबत आई? क्यों हम नहीं बदले? हम केवल अपेक्षा रखेंगे कि आप बदलो, हमें नहीं बदलना है। मोदी जी कहते हैं कि गवर्नमेंट पहले बदलेगी, गवर्नमेंट पहले बदलेगी। समय की स्थिति के अनुसार हमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है, तो हम बदलाव कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि आउटपुट आने लगा है, और इसलिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट से आगे बढ़ के हम गवर्नमेंट से बाहर निकल के प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी देने की हमने शुरुआत की। उसका अच्छा नतीजा आज हम देख रहे हैं, और इसलिए देश में रिसर्च और इनोवेशन ये देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। रिसर्च और इनोवेशन देश में नहीं हुआ या कम हुआ, हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए, लेकिन हम कंटेनर में दुनिया में मेडिसिन भेज रहे हैं, वो लिफाफे में एक कंटेनर की प्राइस जितनी प्राइस से यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। हम कंटेनर में भेजते हैं, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च देश में नहीं होने से आत्मनिर्भरता पर कितनी नेगेटिव इफेक्ट आती है। दोस्तों, समय पर हमारा रिसर्च नहीं होता है तो हमें समय पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं। हमारा रिसर्च नहीं होता है तो ज़्यादा महंगी मेडिसिन या तो महंगी चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो हमारा रिसर्च और हमारा इनोवेशन होता है तो फायदा ये होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन है। दोस्तों, मुझे पता है, मैं मीटिंग में था, देश के साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी। देश में लॉकडाउन लग चुका था और उस वक्त हमारे साइंटिस्ट लोग बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड का सॉल्यूशन क्या, उसकी ट्रीटमेंट क्या? तब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वायरल डिसीज़ है, उसका और तो कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन वैक्सीन उसके लिए कारगर हो सकती है। और देश का इतिहास तो यही था कि वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में होने के बाद मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 50 साल के बाद ये देश में वैक्सीन आई थी। तो हम कैसे कोविड क्राइसिस के सामने लड़े? और उस वक्त मोदी जी ने कहा कि वैक्सीन का रिसर्च हम नहीं कर सकते क्या? मैं बैठा था साइड में, बैठा सुन रहा था। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि सर रिसर्च तो कर सकते हैं। 2-4 मिनट के बाद एक साइंटिस्ट बोला, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं था, हम फेल हो जाएंगे तो, हम रिसर्च में खर्च हो जाने के बाद आउटपुट नहीं दे पाएंगे तो, शायद ऐसा क्वेश्चंस उसके मन में होगा, इसलिए वो धीरे से बोला। और तुरंत ही मोदी जी ने रिप्लाई दिया था कि आप रिसर्च के काम में लगो, खर्च की चिंता मत करो, निष्फलता की चिंता मत करो। निष्फलता मिलेगी तो मेरी, सफलता मिलेगी तो मेरे साइंटिस्ट की, मेरी कंपनियों की। ऐसा करके जब बात पूरी की थी, हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी काम में लगी। एनकरेजमेंट में कितनी ताकत होती है, कमिटमेंट में कितनी ताकत होती है। हमारा साइंटिस्ट, हमारी कंपनियों का कमिटमेंट और मोदी जी का एनकरेजमेंट से आउटपुट ये निकला। दिसंबर 2020 में दुनिया में कोविड का फर्स्ट डोज लगा। 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद इंडिया ने, भारत ने, इंडियन रिसर्च, इंडियन कंपनियों ने बनाया हुआ
वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा दिया। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये मेरे साइंटिस्ट की ताकत है। और इसलिए मोदी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। और इसलिए अनुसंधान को प्रायोरिटी देते देते हमने आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है। और उसके लिए इकोसिस्टम एक कैसे डेवलप हो, इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत आवश्यक होता है। हम रिसर्च की बात करें, हम इनोवेशन की बात करें, तब पहला काम गवर्नमेंट का होता है पॉलिसी में रिफॉर्म करना। हाँ, आज हम कहें दुनिया की मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी रिसर्च और इनोवेशन के पीछे 20 से 25% उसका प्रॉफिट का खर्च करता है। इंडियन कंपनी 6 से 7% करती है। तो क्या हम कंपनी को बुला के कहे कि आप ज़्यादा खर्च करो? जी नहीं, गवर्नमेंट को पहल करनी होती है। गवर्नमेंट को क्या पहल करनी होती है? एक और हम एनएलएम के द्वारा एफोर्डेबल हेल्थ केयर का प्रयास कर रहे हैं। मेडिसिन देश के नागरिकों को सस्ती मिले, उसके लिए हम नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी रखते हैं। प्राइस बढ़ने नहीं देते हैं, एनएलएम का फॉलो कराते हैं। 900 से एबव टाइप की मेडिसिन को हमने एनएलएम में ली है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। तब सरकार की जिम्मेवारी है। माई सेल्फ इज फार्मा मिनिस्टर एंड माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर। सो हमने होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस विषय पर काम करना चालू किया। आपने देखा होगा, हमने हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मा रिसर्च में, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम लाए, पीएलआई 1, पीएलआई 2। हम आत्मनिर्भरता की बात करें, भाषण करना तो बहुत सरल होता है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक होता है। हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हमारा स्टाफ यहाँ आगे बैठा है, 2 कागज़ देते हैं, हम पढ़ लेते, 1 घंटे भाषण ठोक देते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं होती है। भाषण करना एक बात होती है, लेकिन दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात होती है। मोदी गवर्नमेंट की विशेषता ये है, हम भाषण बाद में करते हैं, पहले डिसीजन करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमने आत्मनिर्भरता की बात की प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा हेल्थ सेक्टर आत्मनिर्भर बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे पता है जब डोकलाम इश्यू हुआ था और उस वक्त हमें डर था कि क्या कई एपीआई हम केवल एक ही कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और 95% इंपोर्ट डिपेंडेंसी केवल एक कंट्री पर है और ये नहीं आएगा या तो बंद कर देंगे, तो हमारा फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज का क्या होगा? दोस्तों, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि देश की में क्षमता पर विश्वास करो, इकोसिस्टम दो। 52 टाइप के ऐसे एपीआई थे जो हमें इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी थी। हमने सोचा कि डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहिए और देश में ही आत्मनिर्भरता के आधार पर। व्हाट इज डिफिनेशन अबाउट आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत केवल इतना ही नहीं, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करें, इंपोर्ट नहीं करें, सारी चीज़ एक्सपोर्ट ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है, हमें इंपोर्ट भी करना होता है, लेकिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा डिफेंस हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम बुलेट वर्तमान समय में इंपोर्ट करते रहेंगे, नहीं चलेगा दोस्तों। हमें आत्मनिर्भरता के तहत उसमें आगे बढ़ना होगा और ये आत्मनिर्भरता के उत्तम उदाहरण डिफेंस सेक्टर का ये हो सकता है। दोस्तों, हमने बहुत दुनिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया, लेकिन लास्ट 15 अगस्त हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से ध्वजवंदन किया और ये ध्वजवंदन के बाद 3 हेलीकॉप्टर सामान्यतः 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिन के अवसर पर हमारे आयुध का प्रदर्शन होता है कर्तव्य पथ पर, राजपथ पर, परेड में। 15 अगस्त को नहीं होता है। लेकिन जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट पर ध्वजवंदन करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर ने त्रिरंगे झंडे के सामने सैल्यूट किया था।
दोस्तों इसलिए 75 साल के बाद हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका ये उदाहरण था। दोस्तों ये केवल हेलीकॉप्टर नहीं था, इंडिया में मेक इन इंडिया से बना हुआ हेलीकॉप्टर था। केवल मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक ही नहीं था, लेकिन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज था। दुनिया के डेवलप्ड कंट्री के आयुधों की बराबरी करे ऐसी क्षमता वाला इंडिया में बनाया हुआ मेरे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा निर्मित इस हेलीकॉप्टर देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। दोस्तों ऐसा ही हमने पीएलआई के स्कीम के द्वारा देश में 54 एपीआई हमें बाहर से इंपोर्ट करना ना पड़े, मेरी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज को यहाँ से ही एपीआई मिले। पीएलआई स्कीम के द्वारा हमने प्रोत्साहित करने की कोशिश की। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, केवल 1.5 साल में 38 एपीआई इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया, जो आत्मनिर्भर भारत का एक उत्तम उदाहरण है। हम कर सकते हैं दोस्तों। हमारी डिफिनेशन हेल्थ सेक्टर में भी अलग है। दुनिया का मॉडल हेल्थ सेक्टर में इंडिया में लागू नहीं हो सकता है। दुनिया का अपना मॉडल होता है, हिंदुस्तान का अपना मॉडल होता है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ सेक्टर को देखने की का नज़रिया अलग है। दोस्तों दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। दोस्तों हम केवल अपना ही सोचते नहीं हैं, हमारी फिलॉसफी हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। विश्व एक परिवार है और सारे विश्व के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हमारा बिहेवियर होता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब कोविड अपने पीक पर था, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, और जब दुनिया मेडिसिन के लिए प्रधानमंत्री जी को कॉल करते थे, और उस वक्त मैंने भारत की फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग किया था। प्रधानमंत्री जी ने सभी भारत की लीडिंग फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग किया था, पंकज भाई भी साथ में थे, और मोदी जी ने कहा था कि हम हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करें ही करें, लेकिन दुनिया के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। और दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लॉकडाउन में डोमेस्टिक फ़्लाइट बंद थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद थी। डेली 5 से 7 प्लेन, 5 to 7 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे, केवल मेडिसिन प्रोक्योर करने के लिए। और दोस्तों उस वक्त मैं भारतीय फार्मा कंपनियों से बात करता था, मुझे खुशी हो रही थी, संतोष हो रहा था। वो प्रॉफिट का नहीं सोचते थे, वो मदद करने का सोचते थे, क्योंकि सेवा ये हमारा संस्कार है ना। हम हमारे गेट पर, हमारे घर में लाभ शुभ लिखते हैं। लाभ तो दुनिया, लाभ की बात तो सारी दुनिया करती है। लाभ मीन्स मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, सब लोग सोचेंगे, दुनिया की सारी सभ्यता सोचेगी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन काइंड बट एनिमल भी स्वयं का तो सोचते ही है। लेकिन हम उससे आगे जाके लाभ के साथ हमारे गेट पर शुभ भी लिखते हैं, मेरा कल्याण हो, लेकिन सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए। सामने वाला के हित के सोचने वाली कोई माइंडसेट है, कोई थॉट है, तो दोस्तों ये भारतीय विचार है, ये हमारा विचार है। और ये विचार ने ही ये प्रतिपादित किया। और उस वक्त जब मैं मिलता हूँ फार्मा कंपनियों को, उस वक्त मिलता था, उसके आंखों में भाव ये छलक रहा था, हम कैसे मदद करें। और उसका नतीजा ये निकला, हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हुई, लेकिन 150 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन और वैक्सीन उपलब्ध कराई। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यू ऑर्डर, जब कोई बड़ी घटना बनती है, विश्व बदलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यू ऑर्डर आया, उसमें नई थॉट आई, विश्व कल्याण की बात होने लगी। युद्ध करके हम क्या पाएंगे, उसमें से यूनाइटेड नेशन बना, उसमें से कई इंटरनेशनल संस्थाएं बनी, उसमें से न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी आई, कई घटनाएं बनी दोस्तों। और उसके बाद 75 ईयर्स के बाद, कोविड के बाद जो न्यू
ऑर्डर दुनिया में चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान की क्षमता और हिंदुस्तान का सामर्थ्य गाथा हम देख रहे हैं। आज मैं दुनिया के साथ बात करता हूँ, सारी दुनिया को महंगा मिले तो भी इंडिया से बिजनेस करना है, क्योंकि इंडिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर। जब दुनिया वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी, गिने चुने 2-3 कंट्री वैक्सीन बना रहे थे और स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, तब इंडिया वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को मदद कर रहे थे। जब दुनिया एक क्राइसिस की स्थिति में कॉमर्स देख रही थी, तब दोस्तों रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जिसकी प्राइस शायद हजारों में थी, लेकिन उस वक्त पंकज भाई जैसे लोग 100 रुपयों की प्राइस में, यानी कि 1000 से कम प्राइस में रेमडेसिविर देश को और दुनिया को उपलब्ध करा रहे थे। दुनिया ने सोचा कि इंडिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहिए। वो विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, सभी स्थिति में कॉमर्स नहीं देखता है। इंडिया के साथ हमें बिजनेस करना है, इंडिया में बिजनेस करना है, हमें इन्वेस्टमेंट। आज इंडिया में, कल मेरे पास जब एफडीआई आती है तो एफडीआई को अप्रूवल के लिए मिनिस्टर तक फाइल आती है। मेरे पास एक फाइल आई लास्ट वीक में, एक कंपनी 9000 करोड़ रुपया का फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही थी। तो मैंने उसके कंपनी के सीईओ को बुलाया, मैंने कहा क्या करेंगे सारी डिटेल समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में बहुत कंट्री में इन्वेस्ट कर लिया, अभी हमारी प्रायोरिटी इंडिया है, नॉट ओनली फॉर माय कंपनी बट नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। मैंने कहा क्यों? तब उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडियन सोशल कल्चर इज वेरी रिच, यहाँ के लोगों का हेल्थ के प्रति, फार्मा सेक्टर के प्रति देखने का रवैया, ये हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए अप्रोप्रिएट है। दोस्तों, समय बदल रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है और नया भारत में हिंदुस्तान में इनोवेशन और रिसर्च, ये दोनों सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इनोवेशन हेल्थ सेक्टर में हो, फार्मा सेक्टर में हो, इसलिए मैंने बजट में अनाउंसमेंट करवाया था। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी हमने चालू कर दिया है। हमारे आईसीएमआर के पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन हेल्थ इंस्टीट्यूट है। हमारे आईआईएम के कोई रिसर्चर को, या तो देश के कोई प्राइवेट रिसर्चर को, या तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट कंपनी को उसका उपयोग करना है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हमने उसको ओपन कर दिया है। हमारे स्टार्टअप वाले युवा लोग कोई रिसर्च करना चाहते हैं, केवल अच्छा रिसर्च पेपर तैयार करे, सरकार में रजिस्टर कराए, सरकार को पूछे कि सरकार किस टाइप का रिसर्च की आवश्यकता है, हमारे एकेडेमिया से संवाद करे। रिसर्च पेपर तैयार करने वाले लोगों को 125 125 लोगों को दोस्तों 1 करोड़ रुपया तक आर्थिक सहायता करने के लिए मैंने फार्मा रिसर्च पॉलिसी को अनुमति दी है। और उसमें से कोई स्टेप 1, 2, 3, 4 तक रिसर्च को पहुंचा दे, आगे ना बढ़ा पाए, ऐसे लोगों के लिए भी 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। प्रति इनोवेशन पर, प्रति रिसर्च पर, और उसको कॉमर्शियल करने वाली क्षमता रखने वाले कंपनियों के लिए भी मैंने फार्मा रिसर्च पॉलिसी में प्रावधान किया है। उसको भी हम 125 करोड़ रुपये तक की सहायता करेंगे, ताकि वो रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ा सके। और उसमें भी जो दुनिया में मॉडल आज विद्यमान है, वैसे ही मॉडल के आधार पर समझ लो कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, एक रिसर्चर के पीछे लगाया है, एक कंपनी को 125 करोड़ रुपया की मदद की है रिसर्च करने के लिए, और वो कॉमर्शलाइज हो जाए, तो या तो रॉयल्टी दे दे, या तो 125 करोड़ रुपया है तो 125 करोड़ रुपया का उसको स्टेक दे दे और उसको पार्टनर बना ले। ये मॉडल पर फार्मा रिसर्च सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए
हमने कोशिश की है। मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास और श्रद्धा है, जिस तरह से मोदी जी ने रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए नॉट ओनली फॉर फार्मा सेक्टर बट ऑल टाइप ऑफ सेक्टर में कोशिश की है, उसका नतीजा दोस्तों, जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब मोदी जी ने लास्ट रेड फोर्ट से 15 अगस्त को कहा था कि हमें 5 प्रण लेना है। एक, हम 2047 में यानी कि अमृत काल में एक ऐसा पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करें, हम ऐसे रोड मैप पर काम करें जो देश डेवलप्ड कंट्री बने। लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने की शर्त क्या, कौन से बेस पर हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा कि हमारी जितनी भी गुलाम मानसिकता है उसको छोड़ देना है। दोस्तों, हम पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं और भारत में बनाई हुई पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हमने राजपथ को मिटा दिया और कर्तव्य पथ बना दिया। हमने देश में कई ऐसा परिवर्तन किया, कि ऐसा बदल किया जो बदल नया भारत का प्रतीक हो, डेवलप्ड कंट्री का प्रतीक हो। मोदी जी ने कहा कि हम किससे प्रेरणा लेंगे? तीसरी बात करते हुए प्रण लेने के लिए मोदी जी ने कहा कि हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हम विरासत से प्रेरणा लें। दोस्तों, ये देश का रिच कल्चर है। ये देश की सभ्यता में, रहन सहन में, खान पान में, जीवन शैली में, रिसर्च इनोवेशन में, सभी जगह पे हमारा संस्कार ने हमें सिखाया है, हमें हमारी हेरिटेज से प्रेरणा लेनी है। ये देश में दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैं एक बार आज से 20 साल पहले गुजरात सरकार में हुआ करता था, और एक बार उस वक्त मोदी जी प्रवेश उत्सव मनाते थे। और प्रवेश उत्सव में मैं एक बार धोलावीरा के नज़दीक के एक गांव में गया था। स्कूल का सत्र स्टार्ट हो रहा था, मुझे 3 दिन वहाँ रहना था। किसी ने मुझे कहा कि धोलावीरा यहाँ नज़दीक है। मैं एक दिन धोलावीरा देखने के लिए चला गया। इंडस सिविलाइजेशन का ये नगर, 5000 पुराना नगर। कभी किसी को रुचि है तो मेरी बात सुनने के बाद वहाँ चले जाना। आज हम कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होना चाहिए, या तो वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करने लगे। दोस्तों, 5000 साल पहले नगर के अगल बगल में वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया था, जो हमारे पूर्वज ने किया था, आज भी देखने जैसा है। आज हम सिटी में बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है। ट्रामा वाटर की व्यवस्था इस ज़माने में 5000 साल पहले उन्होंने कैसी की, आज भी देखने जैसी है। हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। अरे आज हम कहते हैं कि लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइंडिंग कर दो, और ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें से थोड़ी सी फ्लाई ऐश ऐड कर दो तो सीमेंट बन जाती है, और उसकी आयुष्य हम 100 साल की कहते हैं। आज ये स्ट्रक्चर एक कंस्ट्रक्शन सीमेंट से हुआ होगा। दोस्तों, 5000 साल पहले धोलावीरा की बाउंड्री पर फोर्ट है, और फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है, मड से, आफ्टर 5000 ईयर्स एगो। आज भी वो मड से किया हुआ प्लास्टर वैसा ही वैसा है। दोस्तों, साइंस से, टेक्नोलॉजी इंडिया के पास थी। हमारा हेरिटेज से, हम विरासत से प्रेरणा लेके देश का निर्माण करें। हम हमारा कर्तव्य का वहन करें, कर्तव्य भाव से 25 साल तक। दोस्तों, देश के लिए काम करने की जिम्मेवारी केवल सरकार की है क्या? केवल देश की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हमारे जवानों की ही है क्या? जी नहीं। देश, मोदी जी बार बार कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रयास करती है एक स्टेप आगे बढ़ने की, तो एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक ही थॉट, एक ही विचार, एक ही रास्ते पे 125 करोड़ की जनसंख्या एक साथ में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो देश एक साथ में 125 करोड़ स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। सामूहिक थॉट से, सामूहिक विजन से, नेशन के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन से हम जो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि देश को डेवलप्ड कंट्री होते हुए कोई नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हम हमारा कर्तव्य का वहन करें,
और ये सभी करने के लिए देश की एकता बनी रहे, हम एकता के भाव से काम करते रहे। ये 5 प्रण से प्रेरणा लेके हिंदुस्तान को हमें डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा जो मोदी जी ने हमें दिखाई है, वही दिशा पे हम सब लोग आगे बढ़े। और ये आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन और रिसर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका रख सकता है। आप लोग इस समिट में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसमें से जो आउटपुट निकलेगा, ये आने वाले दिनों में देश को बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐसी आप सबसे अपेक्षा। धन्यवाद।